हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 7 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 20 और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अबुआ आवास 5 लाख और बढ़ा टारगेट, 20 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंचा लक्ष्य। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास का लक्ष्य और 5 लाख बढ़ा दिया गया है। इसे अब 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख नए लाभुकों को देने की स्वीकृति दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री की भी सहमति ली गई है। दरअसल अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में जिलों से आवेदन लिए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास विभाग को आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल इनमें से 5 लाख लाभुक का लक्ष्य बढ़ाने पर सरकार ने सहमति दी है। भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बता दें कि अबुआ आवास योजना से शुरू में सिर्फ 8 लाख लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था। ये वो लाभुक थे जिन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण से आवास के लिए चिह्नित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने पीएम आवास से योजना का आवंटन नहीं किया। इस वजह से झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कराई। 2023 से 25 में 2 लाख लाभुकों के लिए आवास स्वीकृति किए गए। 3 कमरा के आवास के लिए प्रति लाभुक को 2 लाख रुपए की राशि दी जानी है। इसके बाद सरकार ने 2023 में ही आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को पूरे राज्य भर में चलाया। ऑनलाइन करीब 31 लाख से अधिक आवेदन आवास के लिए प्राप्त हुए। बाद में इसकी स्क्रूटनी कराई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इनमें से 20 लाख लोगों के लिए आवास की स्वीकृति देने का फैसला लिया। इसे अब और 5 लाख तक बढ़ाने का निर्णय हुआ है। अबुआ आवास योजना से वैसे बेघरों को आवास देना है जिन्हें अन्य किसी दूसरी योजना, पीएम आवास ग्रामीण, बिरसा आवास, इंदिरा आवास, अंबेडकर आवास योजना से आवास नहीं मिल सका। बेघरों को 3 कमरे का आवास स्वीकृत किया जाना है। इसके लिए मॉडल डिजाइन भी बनाया गया है। अबुआ आवास योजना में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ अभिशरण कर शौचालय निर्माण भी कराया जाना है। मनरेगा अभिशरण से काम किया जाना है। कोडरमा में गृह रक्षक बहाली दौड़ के दौरान 3 महिला अभ्यर्थी घायल। झारखंड के कोडरमा जिले से एक दुखद खबर है, जहां होमगार्ड की बहाली को लेकर KTPS 4 लेन में शारीरिक दक्षता के तहत रविवार को आयोजित दौड़ के दौरान 3 महिला अभ्यर्थी गिरकर घायल हो गईं। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार घायलों में चंदवारा निवासी रजनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और पुष्पा कुमारी शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में झारखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित सिपाही भर्ती के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। दौड़ के क्रम में अभ्यर्थी बेहोश हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसको लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में राजनीति काफी गर्म रही थी। अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। पूर्व सीएम चंपाई की तबीयत बिगड़ी, TMH में भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम को पार्टी के कार्यक्रम से चंपाई सोरेन शाम में अपने जिलिंगगोड़ा स्थित आवास लौटे। रात में उन्हें उल्टी होने लगी, साथ ही कमजोरी महसूस हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें TMH ले गए। पूर्व मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों की टीम उनकी जांच में जुट गई। बताया जाता है कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या है। चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम हेमंत का भाजपा पर तंज, झूठों का जुमला फेंकना बंद करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि झूठ का जुमला फेंकना और बहनों के बीच भेद करना बंद करें। सीएम ने फेसबुक पर बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर लिखा कि कितनी हास्यास्पद बात है
कि झारखंड में 2100 रुपए देने की बात करने वाले 5 सालों के लिए ओडिशा में सिर्फ 830 रुपए महीना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब शर्तों सहित 1250 रुपए किया गया है। सीएम ने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से मैया सम्मान में आज ही 100 रुपए जोड़ें और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले, वरना कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा ले। यह बंद करने की चालबाजी होगी। पीएम बकाया दे दें, हम 2500 रुपए देने शुरू कर देंगे। सीएम ने आगे लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि हमारे राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करना शुरू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आ गया है। हम इस माह की किश्त 2500 रुपए भेजना शुरू कर देंगे, वह भी बिना किसी शर्त के 18 से 50 वर्ष की हर झारखंडी बहन को। साथ ही देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2500 रुपए भेजने की योजना जल्द से जल्द लागू करें। पूरे देश में यह योजना समय की जरूरत है। टेंडर के चक्कर में अब नहीं रुकेगा। मरीजों का इलाज, दवा व इम्प्लांट सप्लाई हुई बेहद आसान। सरकारी हॉस्पिटलों में टेंडर के बिना कोई काम नहीं होता। छोटे काम के लिए भी टेंडर करने की प्रक्रिया है। इस चक्कर में कई बार मरीजों का इलाज प्रभावित होता है या फिर देर से इलाज शुरू होता है। लेकिन एक हॉस्पिटल ने मरीजों के हित में ऐसा इंतजाम किया है जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित भी नहीं होगा और ट्रीटमेंट में देर भी नहीं होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी की, जहां पर टेंडर करके दवा सप्लाई के लिए एजेंसियों को सेलेक्ट कर लिया गया है। ये लोग शॉर्ट नोटिस में दवा और इम्प्लांट की सप्लाई करते हैं। ऐसे हो रही दवा और इम्प्लांट सप्लाई। हॉस्पिटल में कई सुपर स्पेशलिटी विभाग चल रहे हैं। मरीजों की कीमो से लेकर सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में जब एडमिट मरीजों को तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो मरीज का असेसमेंट करने के बाद डॉक्टर जरूरी दवाओं की लिस्ट बना देते हैं और इसे सप्लायर ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसके कुछ ही घंटों के अंदर हॉस्पिटल में दवा सप्लाई कर दी जाती है। इमरजेंसी दवाएं तत्काल भेजी जाती हैं, जिससे मरीज को इलाज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन को भी बड़ा टेंडर करने का झंझट नहीं है। जैसी जरूरत वैसी सप्लाई के आधार पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना। हॉस्पिटल में ज्यादातर मरीज आयुष्मान और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना वाले पहुंचते हैं, जिन्हें इलाज कराने में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। बीमारियों के हिसाब से पैकेज तय है। ऐसे में हॉस्पिटल प्रबंधन को दवाएं व इम्प्लांट मंगाने में दिक्कत नहीं होती, चूंकि टेंडर में एक एजेंसी को फाइनल कर लिया गया है जो मार्केट रेट से सबसे सस्ती दर पर चीजें सप्लाई करती है। दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर बदला राजधानी का ट्रैफिक रूट। जाने पूजा पंडालों के पास कहां है पार्किंग के इंतजाम। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात ने सूचना जारी कर दी है। वहीं सूचना के अनुसार 13 अक्टूबर तक पूजा और विसर्जन कार्यक्रम तय है। इसके तहत गाड़ियों की एंट्री और पहुंच के लिए जगह तय है। इसके बाद आपको गाड़ी पार्क कर ही घूमने के लिए जाना होगा। ये व्यवस्था शाम को 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक के लिए लागू रहेगी। भारी वाहनों का समय तय 9 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। निजी व यात्री वाहनों का परिचालन मार्ग 9 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन की अलग व्यवस्था की गई है। ये होगी व्यवस्था। सभी प्रकार को निजी वाहन, ऑन्टो, ई रिक्शा का परिचालन कचहरी चौक से शहीद चौक, फिराया लाल चौक, सुजाता चौक की ओर वर्जित रहेगा। सुजाता चौक की तरफ से मेन रोड में आने वाले निजी वाहन सैनिक मार्केट, जीएल, चर्च कॉम्प्लेक्स तक ही जा सकेगा। पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट, राथू रोड की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का परिचालन 4 बजे अपराह्न से प्रातः 4 बजे तक मीनाक्षी सिनेमा मोड़ से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक तथा यहीं से हरमू चौक की ओर होगा। हरमू की तरफ से किशोरगंज होकर राथू रोड की तरफ आने वाले 4 पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा। इस ओर से आने वाले ऐसे सभी 2 पहिया वाहन किशोरगंज से आगे पहाड़ी मंदिर मोड़ से मीनाक्षी सिनेमा मोड़
एवं रात्तू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे। हरमू बाईपास रोड के तरफ से पिरका मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे 4 पहिया वाहन बीजेपी कार्यालय के पास से पीपर टोली होकर कटहल मोड़ हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे। कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक, लालपुर चौक से कचहरी चौक आने वाली छोटी गाड़ियां जेपीएसएससी कार्यालय तक, बरियातू रोड से अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियां लाइन टैंक रोड स्थित रामगढ़ ट्रेकर पड़ाव तक एवं डंगराटोली चौक से सर्जना चौक की ओर आने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक ही आ सकेगी। लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग वन वे रहेगा। सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाले वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे। कोकर से लालपुर की ओर आने वाली गाड़ियां कांटा टोली होकर अपने गंतव्य तक जाएगी। हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटा टोली जा सकती है। कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, कर्मटोली से बुटी जमशेदपुर या कांटा टोली के तरफ जा सकती है। मेन रोड में 4 बजे अपराह्न से अगले दिन 4 बजे सुबह तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। समय 4 बजे अपराह्न से अगले दिन 4 बजे सुबह तक न्यू गार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। शहरी क्षेत्र में आवश्यक सामग्री लाने वाली गाड़ियां प्रातः 4 बजे से 8 बजे के बीच ही आ सकेगी। इन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था डोरंडा सुजाता चौक से मेन रोड में आने वाले निजी एवं 2 पहिया वाहन सैनिक मार्केट जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, फिराया लाल से बकरी बाजार की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के निजी एवं 2 पहिया वाहन जिला स्कूल बालकृष्ण स्कूल कैंपस, डंगराटोली से सर्जना चौक जाने वाले वाहन मिशन चौक के पास संत जॉन्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड स्थित पूजा पंडाल जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन रेलवे भर्ती बोर्ड से चुटिया थाना मोड़ तक रोड के दोनों तरफ रेलवे पार्किंग, लालपुर से कोकर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन साधु मैदान, बिजली ऑफिस, खेलगांव से कोकर पूजा पंडाल जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन रामलखन यादव कॉलेज कैंपस, कांके रोड से बकरी बाजार जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड, हरमू बाईपास रोड से बकरी बाजार जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन बड़ा तालाब नदी ग्राउंड के पास, पिस्का मोड़ से दुर्गा मंदिर चौक, राथू रोड आने वाले वाहन दुर्गा मंदिर के पहले जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने, बरियातू रोड से बकरी बाजार जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन नागाबा खटाल पार्किंग, जाकिर हुसैन पार्क के पास पार्किंग, हरमू बाईपास से किशोरगंज तक आने वाले वाहन, मुक्तिधाम से किशोरगंज के बीच सड़क किनारे हरमू चौक के पास अवस्थित पूजा पंडाल हरमू मैदान, बरियातू हाउसिंग के पास पूजा पंडाल बरियातू मैदान में पार्किंग सीएमपीडीआई के पास पूजा पंडाल, कैम्ब्रियन स्कूल के आगे पार्किंग पुराना विधानसभा मैदान स्थित पंडाल शहीद मैदान। बालू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 8 ट्रैक्टर जब्त। हजारीबाग में अवैध बालू के कारोबारियों के खिलाफ उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार के द्वारा तड़के करीब 3 बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू लदे अवैध 8 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पेलावल और कटकमसांडी क्षेत्र में अवैध बालू के कारोबारियों के खिलाफ छापामारी कर 8 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। अवैध बालू के कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि अवैध बालू के कारोबारी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध बालू के कारोबारी बालू का अवैध कारोबार बंद कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के इस कार्रवाई को लेकर अवैध बालू के कारोबारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। इस छापामारी के दौरान अवैध बालू कारोबार से जुड़े शशि कुमार प्रजापति, अनुज कुमार दांगी, अनिल कुमार यादव, देवेंद्र राणा, विमल साव, गुलाब साव, बालेश्वर गोप, आनंद राम के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय स्कॉर्पियो चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए
2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी रविवार को पाकुड़ नगर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रभात कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के भक्तपाड़ा मेन रोड पर स्थित जगदीश प्रसाद भगत के घर के सामने से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2 स्कॉर्पियो चोरी की गई थी। इस मामले में पीड़ित के आवेदन पर पाकुड़ नगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। घटना की जांच के लिए एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया। टीम ने बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में छापेमारी की। इस दौरान चोरी गई दोनों स्कॉर्पियो को बरामद करते हुए गिरोह के सदस्यों अमयुक्त शत्रुघ्न कुमार उर्फ चंदन और मो अली उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एक स्कॉर्पियो को गोपालगंज सीवान जिले के थाना में जब्त किया गया है, जबकि दूसरी स्कॉर्पियो को अपराधियों ने वैशाली जिले के बलिगांव थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी को बेच दिया था, जिसे बाद में काट दिया गया। पुलिस कबाड़ी वाले को भी गिरफ्तार करेगी। इस गिरोह के सदस्य बिहार और झारखंड के कई थाना एरिया में सक्रिय हैं। एसपी ने शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद, नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ओसीसी क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का दिव्यांग बच्चों ने किया उद्घाटन। राजस्थानी थीम पर बनाई गई है कलाकृतियां। ओसीसी क्लब दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष दुर्गा पूजा को भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाने की तैयारी कर ली है। ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड में 54वें साल में पंडाल एक ठुड़का राजस्थान थीम पर सजाया गया है, जिसमें एक काल्पनिक राजस्थानीय दुनिया का अनुभव कराया गया है। रविवार को इस पंडाल का उद्घाटन दिव्यांग बच्चों द्वारा किया गया। ये सभी बच्चे गुरु नानक दिव्यांग स्कूल से थे। पंडाल की आंतरिक सजावट राजस्थानी शैली में की गई है, जिसमें लकड़ी, लोहा, धागा, कपड़ा और रबर जैसी सामग्रियों से जटिल कलाकृतियां बनाई गई हैं। पंडाल की ऊंचाई लगभग 55 फीट, लंबाई 125 फीट और चौड़ाई 90 फीट है। इसके निर्माण में करीब 28 लाख रुपए की लागत आई है। मिट्टी से बनी देवी दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्ति देखने को मिलेगी, जो लगभग 14 फीट ऊंची है। ओसीसी क्लब और पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि हम रांची में थीम आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की शुरुआत करने वाले पहले क्लब हैं। इस साल हम राजस्थान की काल्पनिक दुनिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। समिति का कुल बजट लगभग 40 लाख रुपए है, जिसमें मूर्तियों के लिए 2 लाख रुपए, प्रकाश और ध्वनि के लिए 3 लाख रुपए है। इसके अलावा पूजा तथा प्रसाद के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को होगा, जबकि मूर्तियों का विसर्जन अगले दिन जुलूस के साथ किया जाएगा। गठबंधन सरकार के सामने बौनी पड़ गई भाजपा। केशव महातो। कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंवाद अभियान लक्ष्य 2024 के तहत कोल्हान प्रमंडल में सक्रियता बढ़ाई है। इस अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अन्य नेता विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी एवं पश्चिमी विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महातो ने कहा कि पूरे झारखंड में जनसंवाद अभियान चल रहा है। इसके माध्यम से हम सरकार के कार्यों और कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे गठबंधन सरकार के सामने बौने पड़ गए हैं और सरकार का काम ही जनता के दिलों में बस गया है। उन्होंने आगे कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमें इन उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है, खासकर कोरोना काल में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों को। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के सहयोग से कांग्रेस लोकसभा में सशक्त विपक्ष के रूप में उभरी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में भाजपा को कड़ी चुनौती दी है। महातो ने कांग्रेस के सिद्धांतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि त्याग, तपस्या और बलिदान ही कांग्रेस की पहचान है, जिसने देश को सशक्त बनाया है। उन्होंने झारखंड से भाजपा को खदेड़ने और उनकी विभाजनकारी सोच को राज्य से दूर रखने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बोकारो और करगली में कोल हैंडलिंग प्लांट का किया
शिलान्यास, जाने क्या होगा फायदा। बोकारो माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार श्री सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल के बोकारो एवं करगली क्षेत्र में कारो कोल हैंडलिंग प्लांट और कोनार कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता क्रमशः 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इस अवसर पर माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक श्री कुमार जयमंगल, अनूप सिंह, कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री पीएम प्रसाद, सीएमडी सीसीएल श्री नीलेंदु कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कोनार परियोजना के शिलान्यास के दौरान श्री दुबे ने पौधरोपण भी किया। ये दोनों कोल हैंडलिंग प्लांट फर्स्ट माइल रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनसे कोयला खदानों से निकटतम रेलवे सर्किट तक कोयले के परिवहन में सुधार होगा, जिससे इसे देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाना आसान होगा। कोनार कोल हैंडलिंग प्लांट रिसीविंग हॉपर, क्रशर, 10,000 टन क्षमता के कोयला भंडारण बंकर और 1.6 किलोमीटर लंबा कन्वेयर बेल्ट शामिल। 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता और लागत 320 करोड़ रुपए। वर्तमान रेक लोडिंग समय 5 घंटे से घटकर 1 घंटा होगा, जिससे कोयल प्रेषण में तेजी आएगी। कारो कोल मंत्री बन्ना गुप्ता को लेकर फेक न्यूज वायरल, कार्रवाई में जुटी रांची पुलिस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर तेजी से फैल रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला ने उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। इस शिकायत के संदर्भ में एक पत्र सिटी एसपी कार्यालय में वायरल हुआ, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस की जांच। पुलिस ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि उन्हें ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि एसपी कार्यालय में इस प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह पत्र कैसे और क्यों वायरल हुआ। आगे की कार्रवाई। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करेगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि इस फर्जी पत्र का स्रोत क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यह मामला न केवल स्वास्थ्य मंत्री के लिए बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हाथियों के झुंड ने युवक को कुचला, मौत। हजारीबाग चालकुसा प्रखंड के खरगू पंचायत के बराकर नदी के पद्दना पुल के समीप करू बरगद पेड़ के पास 4 हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला, जबकि एक अन्य व्यक्ति किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना रात लगभग 9:30 बजे हुई, जब 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान हाथियों के झुंड ने गुलाम रसूल, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम दालंगी, पोस्ट बांगराकला, प्रखंड बिरनी, जिला गिरिडीह को गिराकर कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और चलकुशा थाना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के रेंजर आनंद कुमार सिंह, देवचंद महतो, संतु कुमार और राजेंद्र कुमार तथा थाना के मलिक स्टीफन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 50,000 रुपए दिए और अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद 4 लाख रुपए और देने का आश्वासन दिया। चलकुशा थाना ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरही भेज दिया। ट्रक भरकर बिहार भेजी जा रही थी अवैध शराब, झारखंड पुलिस ने तस्करी को किया नाकाम। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के ईटोचाच में पुलिस ने अवैध शराब लदा हुआ एक ट्रक पकड़ा है, जहां ट्रक पर लदे भूसे में शराब की बोतलें छिपाई गई थीं। पुलिस ने ट्रक से लगभग 700 बोतल शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि झारखंड से बिहार में शराब भेजने की तैयारी थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। क्या है मामला? बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार में शराब प्रतिबंधित है। ऐसे में चोरी छिपे शराब के अवैध कारोबार में वहां अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए झारखंड से अक्सर बिहार में शराब तस्करी की खबरें आती रहती हैं। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी पर कार्रवाई करके बड़ी सफलता हासिल की है।
बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं शराब की बरामदगी इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि ट्रक से शराब की बोतलें उतारने के लिए पुलिस को मजदूर लगाने पड़े। फिलहाल पकड़े गई शराब की कीमत का आकलन किया जा रहा है। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 25 घायल, 2 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बछेड़ी गांव में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। यह मामला लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बछेड़ी का है, जहां आज रविवार सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में 30 लोग सवार थे। हादसे में 25 लोगों को चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद घायलों को डायल 112 टीम और संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारा में भर्ती कराया गया है। अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। गारू प्रखंड के बारेसांड थाना क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ललमटिया, डेढ़गांव और परेवाटांड में की गई, जहां पुलिस ने शराब बनाने के बर्तन, जावा महुआ और तैयार शराब को नष्ट किया। छापेमारी में एएसआई विजय कुमार महातो, एएसआई एम कालिंदी और अन्य पुलिस जवान शामिल थे। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हम हारने वालों में से नहीं हैं, कल्पना सोरेन। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा राज्य को गरीब बनाए रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि झारखंड के लोग शिक्षित हों, खेल कूद में आगे बढ़ें। वे चाहते हैं कि झारखंड हमेशा गरीब ही रहे। केंद्र की भाजपा नीति सरकार झारखंड को धन देने के मामले में सौतेली मां की तरह व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हॉकी जैसे खेलों में विशिष्ट पहचान है। राज्य में प्रतिभाओं का भंडार है, लेकिन जब केंद्र द्वारा खेलो इंडिया के तहत धन मुहैया कराने का समय आता है तो झारखंड सबसे निचले पायदान पर होता है। वह इस मद में पूरी राशि अपने राज्यों को आवंटित कर देता है जहां उसकी सरकार होती है। कल्पना रविवार को सिमडेगा और गुमला में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शिरकत कर रही थीं। इससे पहले उन्होंने वीर तेलंगाना खड़िया को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी मौजूद थीं। कल्पना ने कहा कि हम हारने वालों में से नहीं हैं। आज झारखंड का हर व्यक्ति खुद को मजबूत महसूस करता है, और करे भी क्यों नहीं, जब उनके पीछे उनका भाई है, उनका दादा हेमंत सोरेन है। झारखंड का हर बच्चा, हर युवा केवल सपने ही नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का साहस भी करता है। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ना है, इसके लिए हेमंत सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया है। उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कल्पना ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं में भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आवास योजना के तहत झारखंड को जो धनराशि मिलनी चाहिए, वह भी भाजपा शासित राज्यों को मिल जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र केवल झारखंड के खनिज संसाधन चाहता है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र से कोयला रॉयल्टी मद में बकाया राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए मांगते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कल्पना ने कहा कि राज्य की जनता ने 2019 में भाजपा को माकूल जवाब दिया था और आगामी विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही जवाब देगी। शाम को पहुंची गुमला, भरी हुंकार। कल्पना सोरेन रविवार शाम को गुमला पहुंची। यहां भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से एक मैया सम्मान योजना है। उन्होंने हेमंत सरकार की अन्य योजना का जिक्र किया और भाजपा पर निशाना साधा। कल्पना ने कहा कि पिछली सरकार ने 2014 से 2016 के बीच शिक्षकों की भर्ती रोक दी। वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला।
उन्होंने हेमंत सरकार की आवास योजना, पेंशन, शिक्षा आदि का जिक्र करते हुए कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र नहीं दे रहा, यह जनता का पैसा है। दूसरी ओर अपने कार्यकाल में भाजपा ने महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों के बारे में कभी नहीं सोचा। अब जब हेमंत सरकार पूरे झारखंड के लोगों के बारे में सोच रही है, तो भाजपा अडंगा लगाकर विकास में अवरोध पैदा कर रही है। घोटालेबाजों को बचाने के लिए कोर्ट जाती है हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी, सरकार का काम है चोरों को पकड़ना, गड़बड़ी की जांच कराना, दोषियों को न्यायालय से सजा दिलवाना। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ठीक उसके उलट हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सरकारी पैसे से देश के मशहूर वकीलों की टीम रखकर घोटाले की जांच नहीं होने देने, घोटालेबाजों चोरों को बचाने के लिए बार बार न्यायालय की शरण में जाकर जांच को लटकाने भटकाने का काम कर रही है। बाबूलाल ने कहा कि वे पहले बता दे रहे हैं कि धनबाद में पिछले 5 सालों में आजादी के बाद की सबसे बड़ी कोयला चोरी और घोटाले की सीबीआई ईडी जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रोकवाने एवं चोरी में शामिल अफसरों को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहा कि हेमंत जी, सांच को आंच क्या, अगर कोयला चोरी का माल आपने नहीं खाया है तो डर काहे का, जांच होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा, जो खाया है वो भुगतेगा, और अगर आपने भी खाया है तब तो जांच को रोकवाना, लटकाना भटकाना आपकी मजबूरी है। भले जांच नहीं होने देने और चोरों को बचाने के लिए गरीबों की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपये वकीलों पर क्यों ना फूंकना पड़े। हां, इतना जरूर याद रखिएगा, ये जो पब्लिक है ना, वो सब देख समझ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार काय कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हर्ष जताया तथा मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों एवं अपनी भावनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम, महामंत्री सुनील कुमार शाह, सरफराज अहमद, सलीम अंसारी एवं सैकड़ों की संख्या में संघ के सदस्य उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए विजयादशमी के बाद होगी आईएनडीआईए की बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले की बैठक विजयादशमी के बाद होगी। इसके बाद जामुमो, कांग्रेस, राजद और वामदल प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार सीट शेयरिंग में कुछ बदलाव संभव है। इसकी वजह यह है कि इस बार गठबंधन में वामदल भी शामिल हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जामुमो को 43, कांग्रेस को 31 और राजद को 7 सीटें मिली थीं। इस बार फेरबदल होगा। बताया गया कि पहले जीत का समीकरण देखा जाएगा, इस पर मंथन कर ही सीट शेयरिंग की जाएगी। इस बार कांग्रेस और राजद के कोटे में कुछ कटौती हो सकती है। इस सीट को वामदल को दिया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रांची को लेकर कांग्रेस लगातार समय समय पर कहती आ रही है कि यह सीट उसे दे दी जाए, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो इस सीट से दूसरे स्थान पर रहा था। झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी और भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के बीच मत का अंतर केवल 5,904 वोट का ही था। महुआ माझी दूसरे स्थान पर रहीं। मतों के अंतर को लेकर झामुमो एक बार फिर से रांची विधानसभा सीट पर दावा करेगा। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस प्रयास में लगे हुए हैं कि गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस को मिल जाए तो वे चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में जामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा
कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है झामुमो बड़े भाई की भूमिका निभाएगा, लेकिन सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरा इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। किस सीट पर कौन जीत सकता है, यह विशेष रूप से देखा जाएगा। केवल सीट देने की बात नहीं है, बल्कि जीत सुनिश्चित करने की बात। झामुमो की सरकार झूठ बोलने वाली मशीन है। लाल सिंह आर्या। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने 6 अक्टूबर को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, इंडी गठबंधन के नेता संविधान की किताब दिखाते हुए हर सभा में बोलते थे कि मोदी जी और भाजपा को 400 सीट दे दी तो वे संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान और आरक्षण की रक्षा करेगी। राहुल गांधी ने ऐसा कर दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भड़काकर कुछ प्रतिशत वोट हासिल करने का काम कर लिया। वोट लेने के बाद जैसे ही वे अमेरिका गए, वहां उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि अगर भारत में हम ताकत में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र है। लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने से पहले दूसरा चरित्र था और लोकसभा चुनाव के बाद उनका दूसरा चेहरा सामने आया। आम जनता कहती है कि राहुल गांधी बड़ी झूठ की मशीन है। यह उन्होंने अपने चरित्र से भी सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण का पक्ष में नहीं हैं। आरक्षण से आयोग और दोयम दर्जे को लोग पैदा होते हैं। उन्होंने आरक्षण के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए काका कालेलकर की कमेटी पंडित नेहरू ने बनाई थी। आरक्षण देने के लिए जब रिपोर्ट आई, तब उन्होंने उसको खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग बनाया, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश को कचरे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने तो यहां तक कहा कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। पिछड़ा वर्ग को, एससी, एसटी को आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण की जरूरत है। अब इसी आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू यानी पूरी की पूरी कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है, संविधान की भी विरोधी है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन झारखंड के चुनाव में भी कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम करेगी, षड्यंत्र करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कहा कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन 5 साल बीतने जा रहे हैं, 1 लाख लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दिया। इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नौजवानों के वोट लेकर उनकी पीठ पर रोजगार मांगने के बाद लाठियां चलाईं। इतना ही नहीं, झारखंड में अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, नौकरी और रोजगार के लिए चाहिए। प्रमाण पत्र भी झामुमो की सरकार नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी और एससी मोर्चा के अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता हैं। उन्हें झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिलों में आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन झामुमो की सरकार प्रमाण पत्र नहीं बनती है। ताकत के बल पर सरकार के संरक्षण और डरा धमकाकर अनुसूचित जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, गांव से मारकर भगाया भी जा रहा है। पिछले दिनों इस तरह की कई घटना प्रकाश में आई है। उन्होंने कहा कि सूरज प्रधान को जला दिया जाता है, लेकिन सरकार मौन रहती है। लोहरदगा में राम को चाहने वालों को सरेआम मार दिया जाता है। बच्चे बहनों की रामगढ़ में हत्या कर दी जाती है। भूख से मौत होने पर भी सरकार का कोई भी मंत्री अधिकारी वहां नहीं जाते हैं। सरकार संवेदनहीन हो गई है। जामताद्धा में जमीन पर कब्जा किया, बैलगाड़ी से लोग भागे। अमर बाउरी अपनी बात कहने दिल्ली एससी आयोग में गए हैं। मोर्चा के माध्यम से भी यह बात रखी गई थी। इसके बाद प्रशासन डरा और उनको वापस लाना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा धर्म परिवर्तन उनके गांव में हुआ है। 5 साल में एक भी दलित मंत्री नहीं बनाना, और भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा जब इस बात को उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वोट हासिल करने के लिए 3-4 महीने पहले दलित समाज के एक विधायक को 4-5 महीने पहले एक दलित समाज का मंत्री बनाते हैं।
एससी आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया था, लेकिन भाजपा की सरकार जाने के बाद झामुमो की 5 साल की सरकार हो गई। अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करने वाले, न्याय दिलाने की चिंता करने वाले आयोग में झामुमो ने अभी तक नियुक्ति नहीं की है। रांची के महापौर की सीट आरक्षित हो गई, लेकिन बेईमानी करके उसे आरक्षित सीट को बदलने का काम झामुमो की सरकार ने किया है। इसके साथ ही घासी परिवार के 2 लोगों की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं मिली। कोई मंत्री नहीं गया। इससे यह सिद्ध होता है कि झामुमो की सरकार बाबा साहब अंबेडकर के सपनों की हत्या कर रही है। यह झूठ बोलने वाली मशीन है। दलितों पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने वाली सरकार है। झामुमो की सरकार धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ खड़ी डीडी है। दलितों का हक मारने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी खड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए अधिकार को छीनने वाली झामुमो की सरकार है। इसलिए इस झारखंड की सरकार को, जेएमएम की सरकार को हर कीमत पर हम इस जमीन से उखाड़ दियाच कर फेंकेंगे। दलितों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। भाजपा की सरकार बनने के बाद उनके छीने अधिकार को देने की भी गारंटी लेंगे। उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके अधिकार वापस मिले, यह भारतीय जनता पार्टी चिंता करेंगी। उन्होंने कहा कि चौकीदार की बहाली में झामुमो की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया है। यह समाज का एक अंग है। इस चौकीदारों के पेट पर लात मारने का काम भी इस जेएनएम की सरकार ने किया है। इसका मतलब है कि गरीब विरोधी भी सरकार है। सरकार ने राज्य की बुनियाद को कमजोर कर दिया है। सुदेश महातो। सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ठप कर दिया है। राज्य में पिछले 5 सालों में शिक्षकों की कमी होने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। सरकार ने राज्य की बुनियाद को कमजोर कर दिया है। खनिज संपदाओं की लूट और राज्य भर में व्याप्त भ्रष्टाचार इस सरकार की उपलब्धि है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महातो ने रिंग रोड स्थित आम बगीचा, मनातू में आयोजित हटिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों चूल्हा प्रमुखों ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों को सशक्त करना आवश्यक है। गांव का परिचय केवल शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होगा। आत्मनिर्भर महिला ही आत्मनिर्भर गांव का आधार है। हमने महिलाओं को चौखट और घूंघट से निकालकर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सम्मान दिलाने का काम किया है। सरकार को बेदखल करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर मेहनत करना है। हमारी तैयारी वादों को सिर्फ कागजों का हिस्सा नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने की है। झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम करना है। बद्धा होने के लिए बद्धी सोच रखनी होगी। राज्य की बेहतरी हमारी प्राथमिकता। पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई हमारा मूल एजेंडा है। भरतकांशी निरंतर हटिया की जनता की सेवा में लगे हैं। उन्होंने जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि चूल्हा प्रमुख हमारे सांगठनिक ढांचे के मजबूत आधार हैं। इस अवसर मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, जिप अध्यक्ष निर्मला भगत, हटिया विधानसभा प्रभारी भरतकांशी, जिप सदस्य रातू दक्षिणी मनीषा देवी, डॉ सुधीर यादव, ज्ञान सिन्हा, जितेंद्र सिंह, अशोक नाग, नागेश्वर महातो, विक्की लोहरा, लीला तिर्की, मन्नू पांडे, योगेंद्र उरांव, राकेश साहू, जितेंद्र कांशी, आजम अंसारी, चिंटू मिश्रा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मोदी सरकार की प्राथमिकता है किसानों की आमदनी बढ़ाना। शिवराज सिंह चौहान। रविवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची के समीप गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिसर में 2 बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना वर्तमान केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए उन्नत खेती पद्धति अपनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादन की लागत कम करने के लिए अच्छे बीज शोध के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने के लिए यहां के रिसर्चर कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से यहां कृषि विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी उनके उन्नत भविष्य की शुभकामना दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ किसानों को कृषि में प्रयोग आने वाली सामग्रियों का वितरण भी किया। स्वागत भाषण में संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित ने संस्थान के इतिहास व भूमिका की चर्चा करते हुए बताया कि इस संस्थान से अब तक 30 छात्र बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जैसे विशिष्ट कोर्सों की पढ़ाई कर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में यहां 70 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।